मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्ठे कट्ठे और बिल्कुल मैं दुबली पतली उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहाग रात के दिन आया तो पांचों बारी बारी से मेरे कमरे में सुहाग रात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी रूह कांप जाती। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार में जन्म ली जहां पर घर के सभी भाइयों के सिर्फ एक ही दुल्हन होती। मेरी माँ भी मेरे पापा, ताऊ जी और चाचा जी सभी की पत्नी थी, क्योंकि मेरे 5 भाइयों की शादी थी, भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इस बात की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसे भी कोई प्रथा होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 5 भाभियां आएंगी। लेकिन भाई के शादी के बाद उन दुल्हनों को गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे 5 भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी आखिर मेरी बाकी 4 भाभियां कहाँ है। रोज देखती थी कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। मैंने वहाँ भी देखी कि उनके यहाँ बारात आई तो दूल्हे 3 थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की शादी है, दूल्हे 3 कैसे हैं। खैर उनकी शादी के बाद घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखकर मैंने पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, ये हमारे समाज की एक प्रथा है जिसके यहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है। वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब की शादी होती है। मैंने माँ से पूछ लिया कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, ये सब कैसे भी हो, ये सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है कि ससुराल में ज्यादा भाई ना हो। कुछ दिन बाद जब मैं 17 साल की हुई तो मेरे घर में मेरी शादी करने की बातें चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि कितने लड़कों के साथ मेरी शादी होगी। यह सोच कर घबराने लगी कि उन सबको कैसे संभालूंगी। दूसरे दिन माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे भैया आए और कहने लगे कि नीतू का शादी तय कर दिया गया है, बहुत अच्छा खानदान है और जमीन भी काफी है। लड़के 5 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस समाज को कोस रही थी कि आखिर ये प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं तुम्हारी भाभी तो ये सब झेल रहे हैं। शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हर लड़की को इंतजार रहता है। सभी लोग बारात की स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। रंग गोरा की वजह से मैं सबसे सुंदर थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा। मेरी डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों के शोर से बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप में ले जाया गया। वहाँ 5 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती। तभी उन 5 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा मंगल सूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरे के लिए उन 5 के साफे के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे लगवाए। फिर हम 6 की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी
मेरी भाभी और माँ थी, कहने लगी कि पांचों के साथ ही तुम्हारा संसार है, तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना। उनकी ये सब बातें अंदर से मुझे झकझोर दे रही थी। मैं चाह कर भी अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आजाद नहीं करवा सकती थी। विदाई के समय सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल में मुझे सास ससुर देखकर बहुत खुश थे। कितनी बहू सुंदर है। जब रात हो चुकी थी, फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहाग रात मनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। फिर मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ सुहाग रात मनाई। ऐसे करते करते पांचों पतियों ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। रात भर का दर्द मुझे काम करने में अड़चन कर रहा था। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वे लोगों मेरे जिस्म के नोचने लगे और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाभी से सारा बात बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने भाइयों से बात करके मेरी सासू को बोला कि हमारी नीतू बहुत कमजोर है, वो एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 5 पतियों के दिन बांध दिए। एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक न होती तो वे मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे वो मुझे अपनी मानते थे। जब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के सपने देखने लगे, मेरे सबसे छोटे पति को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़ों भाइयों ने मुझे छुए। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने कहा कि तुम सोहन यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों करती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं। हमें तो इस तरह प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द से कराहती रही, फिर भी उन्होंने मुझ पर बिल्कुल दया नहीं की। इस तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा सोहन के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वे भी मुझे मार पीट का शिकार बनाने लगे। सोहन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वे बेचारे क्या करते। एक दिन मेरे मायके से खबर आया कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। मेरी सास ने बोली तुम अपनी मायके सोहन के साथ चली जाओ, फिर तबीयत ठीक होने पर दोनों साथ ही वापस आ जाना। मैं अंदर ही अंदर खुश हुई कि हैवानों से कुछ दिन के लिए छुटकारा पाई। उस रात सोहन की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही सोहन मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी सोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सोहन कहने लगे कि देखो नीतू, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफें देखी नहीं जाती और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी
हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा है। इस समाज की प्रथा ने अपने सपने से ही अलग कर दिया। तभी सोहन ने मुझसे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रह सकते। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। सोहन की इन बातों से मुझे सुकून मिला और मुझे एक उम्मीद जाग उठी कि अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए सोहन के साथ निकल पड़ी। तभी सोहन के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। सोहन को वहां जाना पड़ा। तभी सोहन ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सभी प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज नीतू को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर जी ने कहे कि ये क्या कह रहे हो, नीतू को सुबह वाली बस में बैठा दिया गया था। फिर सोहन के आने के बाद मेरे ससुर ने सोहन से कहा कि नीतू अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बैठाया था क्या? तभी सोहन ने कहा कि नहीं, मैं तो अच्छी तरह से बस में बैठाकर आया था। अब सोहन भी बहुत घबरा गए थे कि आखिर नीतू गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। 2 दिन बाद वे मेरे साथ दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही घटना हो गई। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी नीतू की लाश उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर जा मिली। पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से नीतू को बड़ी कुचली हुई थी। सब लोगों ने नीतू की बॉडी उसके कपड़े और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली। फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि नीतू को मारा किसने? जब नीतू गई थी तो गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इस लूट मारने का इरादा समझा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भूल चुके थे, लेकिन नीतू को भूलना सोहन के लिए मुश्किल था। वह नीतू की याद में रात दिन रहता। एक दिन सोहन अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खट खट की आवाज सुनी। सोहन ने कमरे के दरवाजा खोला और घर के पिछली तरफ गया जहां से आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा कि नीतू की ससुर जमीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उससे कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि जो वही गहने थे जो नीतू ने उस दिन पहनकर घर से गई थी। सोहन को सारा मजरा समझ में आ गया, लेकिन वे सोचकर दुखी हो रहा था कि पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं। सोहन ने दूसरे दिन पुलिस को बुलाया और सारी बातें कह डाली। नीतू के ससुर सोहन को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन पुलिस के खौफ से वे सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सोहन और नीतू की सारी बातें सुन ली थी। वे लोग 2 दिन के बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने सोचा कि मेरे बाकी की 4 बेटे का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से नीतू का पीछा करने लगा और कुछ गुंडे आदमियों की मदद से नीतू को मरवा दिया ताकि वे सोहन के साथ भाग न जाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी
बच जाए। पुलिस अब नीतू की ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। सोहन की आंखों से आंसू नहीं रुक रही थी। ये कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है और वे खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। सोहन अपनी पूरी जिंदगी नीतू की यादों में समर्पित कर चुका। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें।